देश में एक और चारों तरफ एमएसपी कानून का विरोध चल रहा है। इस संबंध में बात करते हैं सिसौड़ा विधायक श्री कुंवर घनश्याम सिंह से। कुंवर साहब बताएं क्या सिचुएशन है, डेली रोज आंदोलन हो रहे हैं और लगभग 53 दिन होने को आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सुन रही है। एक और केंद्र सरकार बता रही है कि कानून किसानों के फायदे के लिए, जब तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दूसरी ओर ये भी कहना है कि कुछ किसान हैं पंजाब और जो हरियाणा के हैं, कुछ राजस्थान के, बाकी देश के सारे किसान खुश हैं। नहीं, देखिए, केंद्र में जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है वो महा झूठी पार्टी है। केवल झूठी बात करना और प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने झूठ को सच करना, ये उनका शगल है। वो जो ये कह रहे हैं कि कोई किसान सहमत नहीं है, सब खुश हैं, बिल्कुल गलत है, टोटली असत्य है। सारे किसानों को मालूम है, पूरे भारत में सब जागरूक हैं, सबको पता है कि ये 3 जो कानून बनाए गए हैं कतई उनके हित में नहीं है, उनके हितों के विरुद्ध हैं। और जहाँ तक कुछ किसान की बात है, लाखों किसान वहाँ बैठे हैं, कुछ किसान नहीं है। ऐतिहासिक आंदोलन है, ऐसा आंदोलन पहले कभी हुआ नहीं। मैं तो कह रहा हूँ स्वतंत्रता आंदोलन में भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में लाखों लोग उमड़ पड़ते थे, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। 53 दिन तक लगातार होना, स्वतंत्रता संग्राम में भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। ये आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है, इससे बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ। इसको आप ये कह दें कि कुछ किसान बैठे और दिल्ली चारों तरफ से घिरा हुआ है, केवल सिंधु बॉर्डर नहीं, सिंधु बॉर्डर, राजस्थान वाला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इधर पलवल की तरफ से, चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है। किसानों ने, क्योंकि शांति प्रिय आंदोलन अभी वो चला रहे हैं, किसी को रोक नहीं रहे, आवागमन वैकल्पिक रास्तों से चल रहा है, इसलिए स्थितियां सामान्य है। लेकिन उनका धैर्य भी, कब तक आप उसकी परीक्षा लोगे? जिस दिन धैर्य टूटेगा बहुत बड़ा हंगामा देश में होगा। बहुत तो किस ओर इशारा कर रहे हैं आप? ये आंदोलन आखिर किस ओर जा रहा है, क्या दिशा ले रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? किसान आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन है और इस प्रकार के शांतिपूर्वक आंदोलनों से जो समझदार लोग होते हैं, थोड़ा शर्म रखने वाले लोग होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेशर्मों की सरकार है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा बेशर्म है भारत का और सबसे बड़ा झूठा आदमी है। उन्होंने जानबूझकर किसानों के हित को खत्म करने के लिए कानून बनाए और केवल 2 कॉरपोरेट घरानों के इशारे पे बनाए, अडानी और अंबानी, और उनके हित में बनाए ये कानून। और ये कानून अगर लागू हो गए तो 1-2 साल तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको फंसाने के लिए थोड़ी ज़्यादा कीमत देंगे, लेकिन बाद में ये कॉरपोरेट घराने पूरी तरह शोषण करेंगे, पूरे देश का शोषण करेंगे और किसान के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। वो अपनी ज़मीन में स्वयं मजदूर बन जाएगा। और जो व्यापारी, आज जो व्यापारी हैं, जो कृषि उत्पादन का व्यापार करते हैं मंडी में, चाहे आड़ती हों चाहे व्यापारी हों, जो खरीद फरोख्त करते हैं, वो सब इनके नौकर बन जाएंगे, इनके एजेंट बन जाएंगे। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये डिक्टेटरशिप की ओर ले जाने का षड्यंत्र है। मैं तो ये तो सब ठीक है, लेकिन इशारा क्या है? कुछ ऐसी भी न्यूज़ें आ रही हैं कि जो आंदोलन हो रहा है खालिस्तानी इसमें समर्थन कर रहे हैं, कनाडा से पैसे आ रहे हैं। बहुत हास्यास्पद बात है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और उनकी गैंग जो कब्जा जमाए है इस देश पर की सत्ता पर, उनने एक वो बना रखा है, कोई छात्र आंदोलन हो तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य, सर्टिफिकेट देने वाले वो स्वयं हैं। अगर कोई बुद्धिजीवी कोई मांग रख दे, सरकार से असहमति व्यक्त कर दे, तो वो अर्बन नक्सलाइट उनको घोषित कर देते हैं। जनता अगर मांग करे तो ये सब राष्ट्रद्रोही है। देशभक्त केवल वही हैं जो सत्ता में बैठे हैं। पूरा भारत आज राष्ट्रद्रोही उन्होंने घोषित कर दिया। 70-60% जनता किसान है, किसान एक भी सहमत नहीं है इस कानून से, इसका मतलब सब राष्ट्रद्रोही है। सर्टिफिकेट वो देंगे, ऐसे लोग सर्टिफिकेट देंगे जिनने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के चमचे रहे, अंग्रेजों के एजेंट रहे। इनके पूर्वज, जो इनके राजनीतिक पूर्वज थे, आज वही विरासत लिए हुए आ रहे हैं और आज अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर रहे हैं और सर्टिफिकेट वो बांटेंगे राष्ट्रभक्ति का और देशद्रोह का। खालिस्तान आंदोलन आज से 20-25 साल पहले खत्म हो गया। भयंकर आंदोलन चला था, पंजाब में आतंकवाद चला था, जनता भी गुमराह हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हुआ। 20-25 साल से कोई नामो निशान नहीं है, खालिस्तान की कोई मांग नहीं कर रहा। अभी कुछ दिन पहले 3 खालिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए दिल्ली में। झूठी बात, कोई खालिस्तानी आतंकवादी है ही नहीं इस दुनिया में, सरासर झूठ है, ये इनका झूठा प्रचार है। ये जबरन खालिस्तान, इन किसानों को, पंजाब के किसानों को खालिस्तानी कह के उनका अपमान करके जबरन खालिस्तानी आंदोलन को पुनः शुरू करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। देश में कोई टुकड़ा टुकड़ा गैंग है तो उसका सरगना नरेंद्र मोदी है। वो देश को विभाजित करना चाहता है। आप कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जब अभी प्रणब मुखर्जी की
किताब आई है, उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी ने जो गलती की थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री से ने उन्हें खुद ऑफर किया था कि हम आपके देश में मिलना चाहते हैं। ये मैंने तो पहली बार सुना है, न किसी इतिहास की किताब में किसी इतिहासविद ने आज तक नहीं कहा। आपने भी पहली बार सुना? प्रणब मुखर्जी ने जो किताब लिखी है उसमें है। वो ठीक है, लेकिन आपने कभी इससे पहले सुना था? कभी नहीं सुना। तो ये झूठी बातें हैं, इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और देखिए क्या है, आज इनने नरेंद्र मोदी ने ये कर रखा है, देश में कोई भी गड़बड़ होती है तो जवाहरलाल नेहरू की गलती। 70 साल पहले जो प्रधानमंत्री बने थे, 50 साल पहले तक जो प्रधानमंत्री रहे थे, उनकी गलती को 50 साल में देश नहीं सुधार पा रहा है। और आप इतने दिन से राज कर रहे, अटल बिहारी जी वाजपेयी ने 6 साल सत्ता में रहे, वो जवाहरलाल नेहरू की गलती को नहीं सुधार पाए। और क्या गलती की जवाहरलाल नेहरू ने? जवाहरलाल नेहरू ने देश को खड़ा किया। जवाहरलाल नेहरू ने 11 साल और कुछ महीने स्वतंत्रता आंदोलन में टुकड़े टुकड़े करके, कुल मिला के 11 साल और कुछ महीने वो जेल में रहे। ये उनका अपराध था। और इनके पूर्वज आरएसएस का कोई जेल में रहा? एक दिन भी नहीं रहा। ये एजेंट रहे भाजपा के। और जवाहरलाल नेहरू ने देश की प्लानिंग की, जहां सुई नहीं बनती थी वहां आज मिसाइलें बन रही हैं। सब जवाहरलाल नेहरू की देन है। ये वैक्सीन, जो कोरोना की वैक्सीन बनी है, ये इंस्टीट्यूट किसने स्थापित किए थे? सीरम इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, सारे इंस्टीट्यूट, सारे आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ढांचा जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग करके खड़ा किया था। बांध बनाए, बिजली बनाई और भारत को औद्योगिक शक्ति के रूप में विकसित किया। ये सब जवाहरलाल नेहरू ने किया। इनने क्या किया? इनने केवल बेचा है। जो संस्थान है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री के समय बनी, केवल बेचते रहे। नरेंद्र मोदी जी ने एक कोई संस्थान खड़ा किया है क्या? ऐसा संसद बनवा रहे हैं ना अभी? नहीं, कोई संस्थान है क्या? वो तो एक भवन है। वो तो वैसे ही संसद, ठीक है, पुराना हो गया भवन, नया बनाना हो, ये तो एक जनरल प्रक्रिया है। कोई नया संस्थान खड़ा किया क्या? आज जो सारी संवैधानिक संस्थान है उनको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सरकार, केंद्र सरकार के आगे घुटने टेके खड़ा है। नहीं, आज इलेक्शन आयोग चमचा बना बैठा है केंद्र सरकार का। कोई संस्थान स्वतंत्र नहीं है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैसे लगा रहे हैं आपके? सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो इनके किसानों के हक में फैसला दिया। आपको इस पर आप बात करिए, आपको क्या लगता है? ये भी कुछ किसान के हक में फैसला दिया तो किसान क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? किसान मूर्ख हैं क्या? नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं हमने भी कानून किसान के हक में बनाए, तो क्या बनाए क्या उनने? वो तो ये षड्यंत्र था कि किसी तरह इस बहाने किसान वापस चले जाए कि हाँ अब हमारी सुनवाई हो रही है, कि रोक लग गई उस पर। 2 महीने बाद वो कमेटी, जो सरकारी कमेटी थी, सरकार के पक्षधर लोगों की कमेटी थी, वो सरकार के पक्ष में रिपोर्ट दे दी, कानून फिर लागू हो जाता। मतलब किसानों को वापस कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ इशारा किया गया? बिल्कुल। तो ये स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लिया गया स्टे का। आज हालत ये है, मैं तो खुलकर कह सकता हूं कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट से आप कोई न्याय की उम्मीद मत करना। हाई कोर्टों में थोड़ी बहुत उम्मीद करना, जिला न्यायालयों में थोड़ी और ज्यादा उम्मीद आप कर सकते हैं। आज उल्टा हो रहा है। जो पहले होता था, जिला न्यायालय में अगर उम्मीद नहीं है तो हाई कोर्ट से उम्मीद होती थी, हाई कोर्ट से उम्मीद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से तो 100% उम्मीद होती थी। आज उल्टा हो गया है। ये नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य है। अच्छा कुंवर साहब, एक थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे, किस प्रकार लॉस होगा किसानों को? क्योंकि ये कहा जा रहा है बहुत रिच हो जाएंगे किसान, बहुत पैसे वाले बन जाएंगे इस कानून को आने के बाद, देश से गरीबी काफी दूर तक हद हो जाएगी। और दूसरा योगदान देखिए, आज देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है मोदी जी के निर्देशन में। क्योंकि आज देखिए वैक्सीन, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन आज से ही शुरू हो रहा है देश में कोरोना काल के लिए। सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। पोलियो का वैक्सीनेशन भी बहुत बड़ा रहा और पोलियो पे भी जीत मिली भारत को। बहुत बड़े बड़े वैक्सीनेशन हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कोरोना के लिए वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन मैंने बताया उन्हीं संस्थानों ने डेवलप किया जो जवाहरलाल नेहरू ने स्टैब्लिश किए थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का योगदान है, पूरे देश का योगदान है। देश आज आगे बढ़ा है, देश में शक्ति। और जहां तक विश्व गुरु की बात है, भारत तो बहुत पहले भी विश्व गुरु रहा था, बीच में नीचे आ गया था। और नरेंद्र मोदी जी का इसमें विश्व गुरु बनने में कोई योगदान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आज विदेशों में यात्रा करने जाते हैं, उनका जो सम्मान होता है, हाथों हाथ लिया जाता है, वो भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है, नरेंद्र मोदी का नहीं है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत सम्मान मैं बता दूं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था, कहा था कि ये विभाजित करता है समाज को, लड़ाइयां करवाता है, दंगे करवाता है, हम इस देश में नहीं घुसने देंगे। ये उनका व्यक्तिगत सम्मान था विदेशों में। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो भारत का सम्मान है। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठेगा उसका सम्मान होगा। उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है। और विदेश नीति तो पूरी तरह फेल हो गई है। केवल पूरे विश्व में घूमने से थोड़ी विदेश नीति मजबूत होती है। घूम करके आपने क्या उपलब्धि हासिल की?
आपने अमेरिका से थोड़ी बहुत मित्रता की, अमेरिका ने आपकी कोई मदद नहीं की। H1B जो वीजा होता है उसमें भी जरा भी रियायत नहीं दी भारत को, बल्कि और फेल कर दिया, और सख्त कर दिया। क्या मिला मित्रता, अमेरिका से ज्यादा मित्रता करने का नतीजा ये हुआ कि हमारा सबसे भरोसेमंद, सबसे ताकतवर विश्व का मित्र रूस, वो आज हमसे कन्नी काट रहा है, वो दूर हो गया, उससे संबंध खराब हो गए। जो हमेशा भरोसेमंद मित्र था, आज पड़ोसी देशों से सबसे संबंध खराब है। नेपाल के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी कहती थी कि कांग्रेस के लोग नेपाल से संबंध खराब कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र है, ऐसा आरोप लगाते थे। आज क्या हालत है? आज नेपाल से भारत के संबंध सबसे खराब है, इतने खराब कभी नहीं रहे। उसको चीन की गोद में बैठा दिया, आज चीन का पक्षधर हो गया नेपाल। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, किसी से अच्छे संबंध नहीं है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बहुत दोस्ती की, क्या नतीजा मिला? चीन ने कहीं कोई रियायत की भारत के लिए? संयुक्त राष्ट्र परिषद में परमानेंट सीट के लिए हमेशा वीटो किया चीन ने। आज देश की सीमाओं पर आके कब्जा जमा लिया है चीन ने। शी जिनपिंग को झूला झुलाया था, बहुत नजदीकियां दिखाई थी। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की मानसिकता एक डिक्टेटर की मानसिकता है। वो सत्ता एन केन प्रकार छोड़ना नहीं चाहते, चाहे किसी भी स्तर पे जाना पड़े। और ये उनके मित्रों से मालूम चलता है। उनके एक मित्र शी जिनपिंग है, जिनने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित करा लिया। एक मित्र डोनाल्ड ट्रंप है, जो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में इतना उन्होंने हिम्मत की कि उनने कह दिया कि मैं किसी भी सूरत में, कितना भी मुझे किसी भी स्तर पे जाना पड़े, मैं राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ूंगा। बताइए, यही मानसिकता मोदी की है। उनके ये 3 मित्र हैं दुनिया में, तीनों की एक सी मानसिकता है, डिक्टेटरशिप की। मोदी तो कहलवाने लगे लोगों से कि मोदी इतने योग्य और बड़े व्यक्ति हैं और बढ़िया देश चला रहे हैं और इतने लोकप्रिय हैं, उनके नाम से देश जाने लगा, इसलिए अब चुनाव की कोई जरूरत नहीं। मोदी जी को आजीवन मोदी जी को अवतार, आरएसएस कहने लगी। मोदी जी को एक देवदूत अवतार समझा है। नास्ट्रेडमस ने जो भविष्यवाणी की थी इस समय की, उसके अनुसार मोदी ही है वो। ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, है ही नहीं, कहीं ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की नास्ट्रेडमस ने। बिल्कुल गलत है, ये तो इनका प्रचार है। आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी ने, जो नंबर 2 या नंबर 3 है, उनने ये थ्योरी रखी कि नरेंद्र मोदी को आजीवन प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए, भारत में चुनाव खत्म कर देने चाहिए। अरे कुमार साहब, वो ट्रंप और शी जिनपिंग वाली मानसिकता है या नहीं? और तीनों की दोस्ती है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन एक बार आपके किसानों का विरोधी बता रहे, आपके देखिए हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालना शुरू किए हैं और अभी लेटेस्ट 4,000 रुपए डाले। आज की महंगाई में 6,000 क्या होता है? ये तो लॉलीपॉप दे रहे हो, लालच दे रहे हो आप। किसान की धान जो सरकार ने 1,800 रुपए में न्यूनतम मूल्य घोषित किया था, वो आज हमारे प्रदेश में धान 800 रुपए से लेके 1400-1500 तक खूब बिकी, जब किसान की धान आ रही थी बाजार में। और उसके बाद जब किसान की धान सब बिक गई, तब समर्थन मूल्य पे 1,800 में खरीदना शुरू किया। आप बताइए, किसी किसान ने अगर 50 क्विंटल धान पैदा की है, तो उसको अगर 800 रुपए प्रति क्विंटल का लॉस हुआ, तो कितना लॉस हुआ? 40,000 रुपए का लॉस हुआ। 6,000 रुपए आप उसको दे रहे हो और 40,000 लूट रहे हो उससे। लेकिन उनका तात्पर्य ये था कहने का, जो 6,000 रुपए डाले, 2,000 तत्काल जो किसान होता है बीज वगैरह लेता है तो साहूकार से कर्ज लेता है, उसको उसको इससे बहुत मदद मिली। नहीं, आप ये बताइए, वो 6,000 रुपए डाले तो क्या इस प्लानिंग से डाले थे कि जब किसान को बीज खरीदना है या खाद खरीदनी है उसी टाइम पैसा मिले? पैसे तो मिले कई महीनों में, और पता नहीं कब मिले, जब किसान को जरूरत नहीं थी तब पहुंचे उसके खाते में। और कई तो पहुंचे भी नहीं है, कई किस्तें तो पहुंची तक नहीं है, बहुत किसानों के खाते में नहीं पहुंचे। तो ये केवल शोबाजी है। वो शोबाजी में विश्वास करते हैं, ठोस काम में विश्वास नहीं करते। ठोस काम में केवल अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने का उनका विश्वास है, और किसानों के लिए, जनता के लिए तो केवल दिखावा है। नहीं कुंवर साहब, एक बात समझ में नहीं आती, एक तो कांग्रेस बहुत परिपक्व है, मजबूत है, उसके बाद ही मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई और लास्ट में चली गई। क्योंकि हमेशा कमलनाथ जी थे जो पैसों की बात करते रहे, मध्य प्रदेश में पैसा खजाना खाली कर गए, खजाना खाली। उसके बाद सीएम शिवराज आए, वो कतई ये बात नहीं करते हमारा खजाना खाली है, वो बराबर काम कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी ने, सरकार ने 15 साल में स्थिति सुधारी धीरे धीरे। और बात स्थिति की नहीं थी, बहुत से स्वस्थ राज्य मिला उनको, शिवराज सिंह चौहान को। कमलनाथ जी के समय खजाना खाली था, सही बात है। अच्छा, 15 महीने में हालत सुधारी कांग्रेस ने, कांग्रेस खजाना भर के गए। बिल्कुल सही बात है। कितना टारगेट किया उनने? टारगेट किया क्या मतलब? कितना टारगेट में भर के गए थे खजाना? खजाना भरा हुआ छोड़ के गए, इसीलिए ये सब प्रोग्राम अब चल रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
नहीं तो एक किसान दूसरा ये आरोप लगा रहे हैं हमें किसकी जरूरत नहीं है, कांग्रेस बीच में जबरदस्ती आ रही है, हमें किसी नहीं, समर्थन की जरूरत किसी नहीं है। किसान ने आरोप नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया, किसान बन के किसान की चादर ओढ़ के आ गए भाजपा के कार्यकर्ता, वो बयान दे रहे हैं ऐसा। किसान बिल्कुल नहीं दे रहा, किसान वहां बैठा हुआ है 53 दिन से, उनमें से किसी से पूछिए। और कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए पगड़ी यहाँ मंदिर मस्जिद से नमाज पढ़कर रहा है, यहाँ पगड़ी बांध के। और भारतीय जनता पार्टी को जनता को गुमराह करने के लिए कोई चीज नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम, ऐसी कोई घटना नहीं है। बिल्कुल सफेद झूठ है, सरासर झूठ है। वो वास्तविक किसान है जो वहां बैठे हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति गया भी होगा तो भाजपा का एजेंट होगा, उन्हीं ने भेज दिया होगा। तुम चले जाओ पहले मस्जिद में, उसकी वीडियो ले ली और फिर वहां वीडियो ले ली, और वो उनका एजेंट होगा, बाकी कोई नहीं। तो आगे की रणनीति क्या है? अभी आप दतिया में भी लगा, आप ये देखो उनके ऊपर खालिस्तान आंदोलन 20-25 साल से खत्म हो गया। आप जबरदस्ती खालिस्तान बना के आरोप लगा के उनको अपमानित कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो खालिस्तान आंदोलन फिर से शुरू हो जाए। वो टुकड़े गैंग, मैंने बताया टुकड़े गैंग के सरगना नरेंद्र मोदी हैं, जो आज प्रधानमंत्री बने बैठे। देश के टुकड़े करना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि खालिस्तान आंदोलन भी फिर से शुरू हो। वो चाहते हैं कि मुस्लिम आतंकवादी भी फिर से भारत में आ जाएं, तालिबानी आ जाए, सब चाहते हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि जितना ये सब होगा उतना हमारा वोट पक्का होगा, हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। केवल ये उद्देश्य है उनका। देश के टुकड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उनको, वो सत्ता में आने चाहिए, ये उनका उद्देश्य। लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार हमारी सरकार होगी। हाँ, तो अगर इसी तरह वो नहीं माने और पूरे किसान सारे एक हो गए तो किसानों की सरकार बनेगी, इसमें क्या दिक्कत है। तो लास्ट में क्या मैसेज चाहिए कुंवर साहब इस आंदोलन को लेकर? यही मैसेज दूंगा कि किसानों के हित के विरुद्ध हैं ये तीनों काले कानून, इन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। किसानों की मांगे सर्वथा उचित हैं, उन मांगों का हम पूरा समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, मैं समर्थन करता हूं। भाई देवे, अगर किसान मांग कानून निरस्त नहीं किया गया तो कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? कांग्रेस उनको समर्थन कर रही है, किसान आंदोलन का। नहीं, आंदोलन का समर्थन कर रही है, लेकिन अगर वापस नहीं हुआ तो क्या होगा अगला कदम? तो क्या होगा, अगले चुनाव में पता चल जाएगा क्या होगा। जनता हिसाब चुका देगी, किसान हिसाब चुका देगा। ये थे कुंवर घनश्याम सिंह, बता रहे थे कि जो एमएसपी काले कानून बनाए हैं, 3 काले कानून, उनको वापस तो आखिर सरकार को लेना ही पड़ेगा। अगर भाई देवे वापस नहीं लेते हैं तो इसका खामियाजा आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें मिलेगा। वह किसानों के साथ पूरी तरीके से है। धन्यवाद। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।